नमस्कार, महानगरों की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले महानगर टॉप 10। मौत के 59 दिन बाद सामने आई सुशांत सिंह राजपूत की डायरी। जी न्यूज के पास डायरी के कई पन्ने। हॉलीवुड भी जाना चाहते थे सुशांत। 2020 तक के प्लान का है जिक्र। सुशांत केस में परिवार की खुली चिट्ठी। कहा हनी ट्रैप गैंग कर रहा है चरित्र हनन। शरद पवार बोले सीबीआई जांच से एतराज नहीं, वैसे मुंबई पुलिस ठीक कर रही है जांच। सुशांत के पूर्व कर्मचारी अंकित आचार्य का दावा, आत्महत्या नहीं सुशांत की हुई हत्या। डॉग फज की बेल्ट से गला घोटा गया। सुशांत के बैग पर भी जताया शक। बेंगलुरु में येदियुरप्पा सरकार अपनाएगी योगी मॉडल। दंगाइयों की संपत्ति जब्त करके होगी आगजनी और हिंसा पर वसूली, राज्य के गृह मंत्री का बयान। बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई नेता समेत 150 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। पुलिस फायरिंग में 3 की मौत। एक फेसबुक पोस्ट के खिलाफ दंगाइयों ने की थी हिंसा और आगजनी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1113 नए मामले। 1021 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 10,946। दिल्ली सरकार का स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार कोरोना महामारी के कारण छत्रसाल स्टेडियम में नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने वापस लिया 28 अगस्त का लॉकडाउन का फैसला। 20, 21, 27 और 31 अगस्त को लॉकडाउन का आदेश जारी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत अब भी नाजुक। अस्पताल में भर्ती हुए आज तीसरा दिन। प्रशंसक कर रहे हैं प्रार्थनाएं। कई जगह हवन और अनुष्ठान भी। संजय दत्त को उनके फैंस की ओर से दुआओं की झप्पी। फेफड़ों के कैंसर का इलाज कराने जा सकते हैं अमेरिका। कल ही दी थी फिल्मों से एक छोटा ब्रेक लेने की खबर। तो अब जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में आज आपको बताएंगे देश में कहां कहां दंगा कंपनी ने अपना दफ्तर खोल रखा है। आपके लिए यह जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद एक बार फिर बेंगलुरु में दंगा कंपनी अपने काम पर लग गई। सबसे पहले बेंगलुरु दंगे पर अब तक की 10 बड़ी खबरें क्या है ये आपको बताते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, बेंगलुरु दंगे में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बात का ऐलान किया है। बेंगलुरु दंगे में अब तक 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हमले में 60 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 300 गाड़ियां जली। दंगाइयों पर पुलिस की कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हुई। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट जिसने की थी वो आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। एसडीपीआई का नेता मुजम्मिल पाशा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजम्मिल पाशा पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। सेंट्रल क्राइम ब्यूरो ने दंगे की जांच शुरू कर दी। 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। साथियों, सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयोग नहीं, प्रयोग वाला ये भाषण आपको जरूर याद होगा। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की एक रैली में शाहीन बाग और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर ये बातें कही थी, क्योंकि इस दौरान दिल्ली में दंगा कंपनी काम पर लगी हुई थी। इसके 6 महीने बाद दंगा कंपनी एक बार फिर काम पर लग गई और इस बार उन्होंने शहर चुना बेंगलुरु।
तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हैं और भीड़ का निशाना कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति का घर है, जहां बीती रात मजहब के नाम पर भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर हमला कर दिया। पहले तोड़फोड़ और फिर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ ने विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के पास मौजूद पुलिस थानों पर भी हमला किया। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वाहन। आप देखिए कि किस तरह से इन वाहनों को जलाया गया है। किसी भी जगह पर वाहन इस तरह से खड़े नहीं होते कि एक के ऊपर एक वाहन को पहले रखा गया है, उसके बाद इनके ऊपर आग लगाई गई है, जो इस बात को पूरी तरह से स्थापित करता है कि ये पूरा हंगामा सुनियोजित था। जो ये विधायक का मकान है, इस मकान के ऊपर में भी हमला किया गया। विधायक की वहां पर जो कार पड़ी थी, उस गैराज में भी घुस करके कार को पलटा गया, उसके ऊपर में आग लगाई गई। इस बार दंगा कंपनी ने इस काम के लिए सोशल मीडिया पर डाले गए एक विवादित पोस्ट का सहारा लिया। विधायक के रिश्तेदार पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का आरोप है। हालांकि हिंसा की शुरुआत होते ही बेंगलुरु पुलिस एक्शन में आ गई। सेंट्रल क्राइम ब्यूरो ने हिंसा की जांच शुरू की और हिंसा मामले में एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में अभी इस स्टेज में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन आज ही से शुरू हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुनने में आया वो यही है कि उस आदमी को अरेस्ट किया जाए, यहाँ पर लाया जाए, और शायद कुछ ऐसे भी मांग करी थी उन लोगों ने कि उनको हमारे सामने हमें सपोर्ट किया जाए। तो उसकी वजह से वो क्राउड बड़ा डिमांडिंग और अनरेस्टफुल हो गया था, तो उससे ये समस्या आई है। बेंगलुरु हिंसा में जांच शुरू हो चुकी है। वहीं बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है, दंगे में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाए, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान दंगाइयों से वसूले। कर्नाटक सरकार योगी सरकार की तरह कार्रवाई करे। दंगे में पीएफआई और एसडीपीआई की भूमिका की जांच हो। दंगाइयों को ऐसी सजा दे कि दोबारा हिम्मत न करे। 70 साल से अपीजमेंट करके करके इस तरह ताकत वे लोगों के आया है। ये ताकत कट होने का जरूरत है। यूपी मॉडल पर कानून रखा करके उनके ताकत कट करेंगे। बेंगलुरु दंगों पर जी न्यूज मानता है दंगाइयों से वसूली हो, जैसा योगी सरकार ने किया। सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान वसूला जाए। दंगाइयों पर वसूली के लिए कड़ा जुर्माना लगाया जाए। जुर्माना नहीं देने पर दंगाइयों की संपत्ति नीलाम हो। दंगाइयों के सार्वजनिक पोस्टर लगाए जाएं। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेंगलुरु में हुई हिंसा के मामले में एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीआई वही संगठन है जिसका नाम दिल्ली दंगों के समय पीएफआई के साथ आया था। दंगे भड़काने के लिए इन्हीं संगठनों ने तब भी फंडिंग की थी। इस वक्त हम निजामुद्दीन वेस्ट के एसडीपीआई के दफ्तर में मौजूद हैं। एसडीपीआई वही संगठन है जिसका नाम दिल्ली दंगों में और शाहीन बाग के दौरान फंडिंग में भी सामने आया था। एसडीपीआई और पीएफआई ये दोनों संगठन थे जो कि दिल्ली में हुए दंगे और जितने भी एनटीसीए और एनआरसी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें फंडिंग इन्होंने की थी। एसडीपीआई का नाम पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस तरीके से इन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल विंग होने के साथ साथ दिल्ली में और दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उसकी जांच पुलिस कर रही है। और वहीं बेंगलुरु में हुई हिंसा में भी बेंगलुरु पुलिस ने मुजम्मिल पाशा और अय्याज नाम के दो एसडीपीआई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात करते हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसे लेकर जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। आज आपको सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्नों की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। सुशांत की डायरी के वो पन्ने जिसमें उन्होंने भविष्य की प्लानिंग कर रखी थी। यह है वो डायरी के पन्ने जिसमें प्लान 2020 इसका बात का जिक्र है। उन्होंने अपनी जिंदगी को लेकर आगे क्या प्लानिंग की थी, वो क्या करना चाहते थे, उनके क्या सपने थे, उनके क्या सोच थी, वो सब कुछ इस डायरी में सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा था, जिसके पन्ने इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
आज 59 दिन हो गए हैं, इस मामले की जांच जारी है, कई लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ भी कर रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत क्या चाहते थे, 2020 के साल को लेकर उनकी प्लानिंग क्या थी, उनके सपने क्या थे, वो सब कुछ सुशांत की इसी डायरी में, इन्हीं पन्नों में उन्होंने खुद लिखा था। अंकुर त्यागी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। अंकुर, ये जो डायरी के पन्ने हैं, इनसे क्या बात सामने आती है, इसमें क्या लिखा गया है? देखिए, दो तरह की पन्ने इस वक्त हमारे पास हैं मौजूद, जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है। पहला जो पन्ना है, पहले जो एक सेट है, उसके अंदर उनके ड्रीम्स उन्होंने संजोए हुए हैं। 2020 में आते आते उनको क्या क्या करना है, प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या करना है, पर्सनल फ्रंट पे क्या करना है, सोशल फ्रंट पे क्या करना है। हम जानते हैं इससे पहले वो कई सारे बच्चों को नासा भेजने की तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चों को नासा भेजा भी था। ये उनका अपना उनका एक ड्रीम था, जो उन्होंने हैंड रिटन, जो उनकी डायरी है उसमें से पन्ने निकालकर हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। दूसरा जो पक्ष था वो प्रोफेशनल पक्ष था। उस पक्ष में हम उनके एक्टिंग के नोट्स देख रहे हैं कि अपने काम को लेकर कितना डेडिकेट थे, उनका जो रोल था उस कैरेक्टर के आसपास वो किस तरह की चीजें देखते थे, देखना पसंद करते थे, अपने कैरेक्टर को, अपने रोल को कितना डिफाइन करते थे, एलोब्रेट करते थे, और उसके हिसाब से फिर आगे जाकर अपनी एक्टिंग करना पसंद करते थे। तो एक पर्सनल फ्रंट, सोशल फ्रंट और उनका प्रोफेशनल फ्रंट पर कितना ज्यादा कमांड था, और वो हर चीज को कितना एक आप कह सकते हैं आर्काइव करके रखते थे, ताकि आगे भविष्य में उनके काम आए। बिल्कुल, भविष्य को लेकर उनके सपने, वो किस तरह का काम करना चाहते हैं, कैसी फिल्में करना चाहते हैं, सब कुछ डायरी में लिखा था। मामले की जांच चल रही है और ये मुहिम भी हमारी जारी रहेगी जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की 9 पन्नों की चिट्ठी। इस चिट्ठी में क्या है, किस तरह इस चिट्ठी के हर शब्द एक परिवार के बिखरने, एक परिवार के टूटने की कहानी को बयां कर रहा है। परिवार की चिट्ठी का हर शब्द सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहा है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के 9 पन्नों की चिट्ठी की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों से होती है। मतलब साफ है, सुशांत के केस को इधर उधर ना भटकाया जाए। चिट्ठी में आगे लिखा गया है, कुछ साल पहले की बात है, ना कोई सुशांत को जानता था, ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली तर निश्चित आपल्याला दुःख होतं, पण त्याची चर्चा ज्या पद्धतीने आज होते त्याच्याबद्दल मला थोडं आश्चर्य वाटतं। ते की माझ्या जिल्ह्यात त्या भागात त्याची 20 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, निर्यात त्याची नोंद सुद्धा कोणी घेत नाही। सुशांत का परिवार लिखता है, टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त, भाई, मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है, आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत एक कलाकार था और पूरे देश ही नहीं विदेशों में उसके करोड़ों फैंस थे, और हम लोग सुशांत के लिए न्याय मांगते हैं। कोई राजनीतिक बात हम लोग नहीं करना चाहते हैं, और शिवसेना इसमें जबरदस्ती घुस के इसको पॉलिटिकलाइज करने के चक्कर में है, और कुछ लोगों को बचाने का प्रयास जो कर रही शिवसेना, तो वो देश देख रही है, पूरा दुनिया देख रही है कि किस तरह शिवसेना बौखलाहट में है बिना किसी वजह का। इस चिट्ठी में सुशांत का परिवार ये भी कहता है कि अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस तो जलियांवाला बाग फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। इतना पड़ेगा, बहुत काम है यहाँ मुंबई में इतना काम पड़ा है। हमारे पास तो 50-100 नोटिस 10 दिन आते हैं। इसी बीच सुशांत केस में बड़ी खबर ये भी है कि परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम में भी लापरवाही बरती गई। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेकर अब उनके परिवार की तरफ से नए अंदेशे और नई चिंता जाहिर की जा रही है, और ये बात है उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर और ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर परिवार का कहना है कि 14 जून को जब उन्होंने सुसाइड किया, उसके तुरंत बाद तकरीबन रात के 11 बजे उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया, जबकि उनका उससे पहले कोविड का टेस्ट हुआ था जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी। परिवार ऑटोप्सी की रिपोर्ट को लेकर भी अपनी शंका जाहिर कर रहा है। हम वर्कर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और अब आपको बताते हैं देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बारे में। भारत में कोरोना के जो कुल मरीज हैं उनकी संख्या अब हो गई है 23,29,638। 23,29,638 ये है कुल संक्रमित मरीज, जिनमें से 16,39,000 मरीज ठीक हुए हैं। 16,39,000 मरीज ठीक हुए हैं। जो कुल मौत का आंकड़ा है वो है 46,091। आगे बढ़ते हैं और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े क्या है वो आपको बताते हैं। कुल जो मरीज हैं वो हैं 1,48,504 और इनमें से 1,33,405 मरीज इलाज से अब तक ठीक हुए हैं। जो कुल मौत राजधानी दिल्ली में हुई है वो है 4,153। इसी के साथ बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 5,35,601 है। 5,35,601, जिनमें से 3,68,435 मरीज ठीक हुए हैं और 18,306 लोगों की मौत हुई है। और मुंबई में जल्द ही वॉइस सैंपलिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की जांच की तैयारी हो रही है। इसमें खास ऐप की मदद से कंप्यूटर के जरिए मरीज की आवाज को स्कैन किया जाता है और इसे लेकर बीएमसी ने क्या विशेष तैयारी की है, देखिए मुंबई से जी मीडिया संवाददाता एहसन अब्बास की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से जूझ रही मुंबई में अब बीएमसी कोरोना जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इसमें वॉइस सैंपलिंग एप्लीकेशन से लैस कंप्यूटर के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों की आवाज की रीडिंग कर उनमें कोरोना के लक्षण की जांच की जाएगी। जैसे पहले हम लोग एक ही टेस्टिंग हो रही थी, अभी तो हर जगह में, हर वार्ड में अलग अलग टाइप से टेस्टिंग होती है। तो पॉजिटिव पेशेंट आने के बाद नंबर तो बढ़ता है, लेकिन हमारे क्वारंटाइन के जो सेंटर्स है उधर पेशेंट की संख्या कम है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए वॉइस सैंपलिंग टेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल फ्रांस और इटली समेत कुछ यूरोपीय देशों में पहले से हो रहा है। बीएमसी वॉइस सैंपलिंग टेस्ट की आरटी-पीसीआर के नतीजों के साथ तुलना करेगी। इसके बाद इस तकनीक को लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। ऐसे में सरकार और बीएमसी के कामकाज को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। इन 5 महीनों के संकट काल में महाराष्ट्र की जनता को महाराष्ट्र की सरकार ने 5 पैसे की तक अब तक मदद या सहायता नहीं की। अब जो दावे कर रहे कि कोई अलग प्रकार की टेस्टिंग की यंत्रणा लाएंगे, ये केवल इनके झूठे और खोखले दावे हैं। वॉइस डेटा सैंपलिंग सिस्टम में संदिग्ध मरीजों की कंप्यूटर में ऐप के जरिए वॉइस रीडिंग की जाती है और डेटाबेस से मिलान कर जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.